सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरखास गांव के खेल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन किसानी की अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए शांति और अनुशासन के साथ एकजुट होकर इस संघर्ष में सभी अपना सहयोग दें, तभी किसान बचेगा और खेती बचेगी। ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महापंचायत में हाथ उठाकर एक स्वर में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पहला तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, दूसरा आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले 200 से ज्यादा शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दी जाए, और तीसरा कृषि मंत्री द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा शांतिपूर्ण आंदोलन को फेल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन सरकार के इन प्रयासों के बावजूद आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय और मजबूत होता चला जा रहा है। किसानों पर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, बल्कि किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर कहा कि इस्तीफा देने से सरकारें नहीं गिरती, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए थी। इस्तीफा देने से बीजेपी को लाभ मिला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों के समर्थन मूल्य में हुई 30% की बढ़ोतरी की, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में 90% की वृद्धि की गई है। डीजल के रेट बढ़ने से किसानों की आमदनी पर भी विपरीत असर पड़ा है। समर्थन मूल्य में 30% की बढ़ोतरी कर पेट्रोल डीजल के दामों में 90% की वृद्धि कर भाजपा किसानों की आय कैसे दोगुना करेगी? सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। समझे कि आज देश का किसान, धर्म, जाति, प्रदेश, क्षेत्र, भाषा हर बात से ऊपर उठकर एकजुटता से अपनी मांग रख रहा है, और अविलंब सरकार ये किसानों को दोबारा से बातचीत को बुलाए और तीनों कानूनों जो है वापस लेने के किसान के फैसले को मांगते हुए समाधान किया। इससे एसटीओ की भर्ती को लेकर काफ़ी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉमेनक्लेचर का फर्क है, मगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो हायरार्की है वो सेम है, सबको पता है। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि भाई जो जनरल में 99 जो पोस्ट थी उसमें से केवल 22 हरियाणा के, तो यानी कि क्या हरियाणा में जो सब देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, जिस प्रदेश में वो रिकॉर्ड बेरोजगारी, आपने देखा भी पीएन की भर्ती पानीपत में की क्या, तो क्या एसडीओ स्तर के प्रतिभा के 99 बच्चे भी हरियाणा में नहीं हैं? मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूँ, क्या एसडीओ पद की जो है कि क्वालिफिकेशन के ये कोई मतलब कोई ऐसी पोस्ट नहीं है इसमें? तो ये एक बड़ा वही पहले जो आपको याद होगा उस समय भी ये हुआ था। उस समय ये जो जेजेपी वाले जो हैं, इसी को तकलीफ इसलिए है कि ये हर चीज़ पे इन्होंने केवल किसान के साथ धोखा नहीं किया, जेजेपी पार्टी इन्होंने नौजवान के साथ भी धोखा किया। पहले एसडीओ बाहर लगे थे तब ये शोर मचाते थे, अब जाके इनकी सरकार में वही भर्ती लेके आए हैं। इसी तरीके से इन्होंने पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया, जनादेश अपने वोटर के साथ भी दिया, मतदाता के साथ भी दिया, क्योंकि मतदाता ने इनको वोट बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए दी थी, उन्होंने जाके बनाने का काम किया। तो ये हर चीज़ के साथ जो है ये मैं समझता हूँ विश्वासघात करना इस पार्टी का जो है वो बन गया है कि एक ही मात्र उद्देश्य हर किसी के साथ विश्वासघात करना। बढ़ती महंगाई को पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं एमपी साहब। बढ़ती महंगाई एक तरफ आर्थिक मंदी की वजह की चपेट में आज हर कोई है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम 70 साल के इतिहास में आज तक इतने महंगे नहीं हुए जो मैंने संसद में बात रखी। 70 साल के इतिहास में इतने महंगे ना दाम हुए डीजल पेट्रोल रसोई गैस के, ना डीजल पेट्रोल रसोई गैस पे इतना टैक्स वसूला गया 70 साल में जितना इस सरकार वसूला जा रहा है। केवल किसान का हम उदाहरण लें, किसान की फसल को कहा था दुगना करेंगे 2016 में, 2022 तक दुगना करने की बात थी, उसमें 5 साल हो गए, छठा साल अगला साल। 5 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में तो बढ़ोतरी करी है 30%,
और डीजल बढ़ गया इन 5 साल में कुल मिलाकर टोटल डीजल के जो है कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी 90%। तो महंगाई 90% बढ़ गई इन 5 साल के अंदर। मतलब जो डीजल की हम प्राइस के रूप में अगर उसको देखें, वो किसी पार्टी से होंगे, कोई जो वो बीजेपी के सांसद होंगे। तो ये तो जो है कहते हैं, जब कोई भी कानून है वो देश की संसदों में पास होता है या विधानसभाओं में पास होता है, वहाँ पे जो है राजनीतिक पार्टी के जुड़े हुए सांसद होते हैं जो स्टैंड लेते हैं। तो बीजेपी ने जब किसान के विरोध में स्टैंड लिया सारे सांसदों ने, तो क्या कोई किसान के पक्ष में स्टैंड नहीं ले सकता? तो पहले तो उन्होंने राजनीति करी, पहले तो उन्होंने कानून पास किया, तो इसमें राजनीतिक विषय नहीं है ये। जैसे मैंने कहा, इसीलिए कि आंदोलन भी राजनीतिक नहीं है। अगर ये आंदोलन राजनीतिक होता तो जितना ये सफल आंदोलन रहा है, जो विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा आंदोलन का एक मिसाल दी जाएगी, हमारे देश में एक मिसाल दी जाएगी। उसका जो कारण है सफलता के इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। पूर्णतः शांतिपूर्ण होना, दूसरा अनुशासित होना और तीसरा गैर राजनीतिक होना। लड़ाई लड़ी जाती है बीजेपी के आगे सरेंडर होके नहीं, बीजेपी को हरा कर। अभी पंजाब में निकाय चुनाव थे, अगर कांग्रेस कहती कि हम सरेंडर होते हैं, हम इस्तीफे देते हैं, हम लड़ेंगे ही नहीं, वॉक ओवर देते हैं। बड़ौदा में चुनाव था, हम कहते हैं वॉक ओवर देते हैं। इन्होंने वॉक ओवर दिया नगर निगम सोनीपत में चुनाव में, तो कैंडिडेट भी नहीं खड़े गए सारे शहर में, किसी शहर में। तो बीजेपी को हराकर, जब तक बीजेपी को झटका प्रजातंत्र के अंदर, जब तक किसी सरकार को हराकर उनको झटका नहीं दिया जाएगा, उनको वॉक ओवर देकर अगर कोई लाभ हो, तो देश में बहुत सी हर प्रदेश में विपक्ष है, सारा विपक्ष इस्तीफा देते उनकी सरकारें अगर गिरती हो तो। मगर प्रजातंत्र के अंदर जो 23 की 23 जो प्रदेश हैं, उनमें अगर विपक्ष इस्तीफा देगा तो क्या सरकारें वो गिर जाएंगी? गिर जाती हैं तो फिर तो जो भी विपक्ष आएगा वो इस्तीफा देगा, फिर गिर जाएगी। प्रजातंत्र के अंदर हरा कर जो हमने बीजेपी की बड़ौदा में नाक रगड़वाने का काम किया और सोनीपत चुनाव में नाक रगड़ाने का काम किया, जब इन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए एक उम्मीदवार दिया, इनको चाहिए था कि जब बड़ौदा में चुनाव हो रहा था, अगर ये तो बिला चुके थे कि आंदोलन शुरू हो चुका था, कि इनको चाहिए था कि कोई जो है या तो समर्थन करते कांग्रेस पार्टी का, मगर इन्होंने उम्मीदवार ऐसे दिया जो कुछ किसी तरीके से वोट पाड़ें ताकि भाजपा को बीच में करने का रास्ता मिले। तो ये जो सोच है, इस सोच पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए। जो है कि जो वो कदम उठाते हैं, उस कदम का फ़ायदा हर बार बीजेपी को ही क्यों पहुंचता है, या बीजेपी को पहुंचने का क्या उसमें की संभावनाएं होती हैं। बड़ौदा में उन्होंने जब उम्मीदवार दिया, उस सोच का उसका फ़ायदा बीजेपी ही क्यों सोच रही थी कि भाई शायद हमें फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही अब जब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था विधानसभा में, विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, और विपक्ष अगर एकजुटता से खड़ा होता तो किसान में हौसला आता। मगर ये दिखाना कि विपक्ष एकजुट नहीं है, तो ये किसका इसमें लाभ है? इस बात पे उनको आत्ममंथन करना। दीपेंद्र जी, किसान ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरे ये जो सरकार की नीयत पे जो है सवालिया निशान लगाता है। जिस तरीके से सरकार ने साजिशी षड्यंत्र करके इस आंदोलन को कलंकित करने का पहले प्रयास किया, कभी खालिस्तानी, आप जाके देखो, आप तो जाते हो सोनीपत के, आप सारे पत्रकार वहाँ जाते हो, क्या वो खालिस्तानी थे या क्या माओवादी थे, क्या वो उपद्रवी थे, अलगाववादी थे, जो अलग अलग नाम दिए गए, कांग्रेसी थे। तो ये सरकार ने जिस तरीके से इसको आंदोलन को कलंकित करने के लिए अपने दुष्प्रचार का प्रचार तंत्र के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम किया, और बाकी भी सरकार ने जिस तरीके से रास्ते बंद करवाने वाली बात हो, चाहे आपने बीच में देखा होगा भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोगों ने जो शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जो है वहाँ पर जो है आपने देखा नारेबाजी, पत्थरबाजी वो जो करने की बात, तो क्या उसमें मतलब कौन सा लोकतंत्र है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है?